चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओजोन लिसिस का एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो देखे थे ना लास्ट क्लास में, एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम। बना लियो क्या फोर्थ भी? अच्छा, उस फोर्थ के थर्ड और फोर्थ में डाउट है तो वही बनाते हैं दोनों बस। देखो, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ, राइट आईयूपीएसी क्वेश्चन है, राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained by the ozonolysis, obtained by the ozonolysis of the following compounds. Write IUPAC name of the products obtained by the ozonolysis of following compounds. ठीक है, तो पहला है फर्स्ट 2-ethyl but1ene, 2-ethyl but1ene, इसका अपन को ओजोनोलिसिस करवाना है। और सेकेंड है, सेकेंड 1-phenyl but1ene, 1-phenyl but1ene, 1-phenyl but1ene। ठीक है, तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप थे प्रेजेंट? हाँ, तो but1ene, पहले ये हो गया but1ene और यहां आ गया आपका इथिल। ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन भर देते हैं। यहां पर 2, यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर पे 2 और यहां पर पे 3। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, यहां से कट करना है और एक एक हाइड्रोजन, सॉरी एक एक ऑक्सीजन लगा देना डबल बॉन्ड पे। तो हिसाब से यहां क्या आने वाला है आपका HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, प्लस ये आपको देगा कीटोन। जहां भी जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, अगर वहां कोई ब्रांच लगी हुई है, स्ट्रेट चेन तो है ही, उसके साथ ब्रांच अगर लगी हुई है तो कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इस C2H5 के साथ जो ये C लगा हुआ है, इसमें लग जाएगा डबल बॉन्ड O, बाकी जो है वो सेम रहेगा CH2CH3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया आपका मिथेनॉल। आईयूपीएसी नेम्स बोला है तो ये हो गया आपका मिथेनॉल, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंटेन 3 ओन एंड मिथेनॉल। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1-phenyl but1ene। फिनिल मतलब क्या होता है, हमारा जो बेंजीन रिंग है ना, अगर वो ब्रांच में लगा होता है तो उसको फिनिल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H5। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारा अल्किल होते हैं, एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते तो अल्किल बनते हैं ना, जैसे मिथिल बना, इथिल बना, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाए तो CH3 आया। वैसे ही बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो फिनिल बनेगा C6H5। तो but1ene है और उसी कार्बन पर यहां पे क्या लगा हुआ है, एक फिनिल ग्रुप C6H5। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे बना भी सकते हो ना, ये बेंजीन रिंग है और इसी पे लगा है ये वाला कार्बन, बोथ आर सेम। ठीक है, अगेन सेम, यहां से तोड़ेंगे। अभी देखो, आपके दोनों कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड लगी हुई है वो दोनों आगे पीछे स्ट्रेट कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ ये ब्रांच नहीं है ना, मतलब ये तो साथ नहीं है, एक साथ ही लगा हुआ है। तो जो भी आपको करना है इन्हीं दोनों कार्बन पे करेंगे। दोनों ही क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। यहां से मिलेगा आपको C6H5CHO, जिसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, और यहां से मिलेगा आपको 3 कार्बन वाला प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल CH3CH2CHO, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल एंड दिस विल बी बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बोल सकते हैं। पर ये बेंजल्डिहाइड, मतलब पहले बेंजल्डिहाइड को भी अपन वो बोलते थे कि कॉमन नेम है, बट इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईयूपीएसी, तो आप ये लिख सकते हैं ना, बेंजल्डिहाइड भी आईयूपीएसी में। ठीक है, तो ये हमारा ओजोनोलिसिस हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कितना कुछ नंबर लिखे देगा, कौन सा रिएक्शन हुआ अपना, ये कौन सा नंबर का रिएक्शन था ये?
हमने क्या क्या देख लिया था? हमने एडिशन, सबसे पहले एडिशन ही देखे थे क्या? सबसे पहले एडिशन देखे थे, उसके बाद एडिशन के अंदर 4-5 लिखे थे ना, हाइड्रोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन, हाइड्रोजन हालाइड का एडिशन। वहां अपन 2 रूल पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। पेरोक्साइड इफेक्ट, खार्श इफेक्ट जिसको नाम दिया था अपन ने एंटी मार्कोनिकॉफ। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, उसी में एडिशन और था सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर का एडिशन भी था, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन, वाटर का एडिशन। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन में आ गए थे। ऑक्सीडेशन के अंदर 2-3 रिएक्शन पढ़ लिए थे, एक नॉर्मल KMnO4, एक हॉट KMnO4, और उसके बाद ये वाला था ओजोनोलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। तो ये वाला कौन सा नंबर का रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन को 3rd दिए थे क्या? तो फर्स्ट एडिशन था, तो सेकंड क्या था? सेकंड ऑक्सीडेशन था ना। चलो, तो 3rd पे आते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे 3rd, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, ये पॉलीमर बनाएंगे। जैसे एरोमेटाइजेशन में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे थे, वैसे पॉलीमराइजेशन में क्या हो जाएगा? पॉलीमर्स बनेंगे। जैसे पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन तो बना है इथीन से। इथीन को ही आप n टाइम्स लगाते जाओ बैक टू बैक, तो बन जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीइथीन शॉर्ट फॉर्म में अपन पॉलीथीन बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में लिखना, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which a large number of, it is a process in which a large number of, it is a process in which a large number of simple molecules, a large number of simple molecules combine to form a big molecule. Is a process in which a large number of simple molecules combine to form a big molecule. Full stop. The simple molecules are called monomers. Simple molecules को हम monomers कहते हैं, और यही मोनोमर क्या बनाते हैं? पॉलीमर। पॉली मतलब मेनी होता है ना, तो मेनी मोनोमर कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर। The simple molecules are called monomers, while the bigger molecule is called polymer. Simple molecules are called monomers, while the big molecule is called a polymer. Polymer. ठीक है, नीचे लाइन में लिखना एग्जाम्पल्स कुछ पॉलीमर के। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर आर प्लास्टिक, फिर टेक्सटाइल, रबर एक्सेट्रा। टेक्सटाइल तो बनते ना आजकल, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ जैसे सिंथेटिक बनाते हैं ना। हाँ, पॉलिस्टर, वही बोल रहा था मैं। तो वो भी एस्टर से बनता है, पॉली एस्टर नाम उसका वैसे ही पड़ा है कि वो एस्टर का, पॉली एस्टर उसका क्या है? मोनोमर यूनिट है। फिर वही जब रिपीट होगा तो पॉलीएस्टर बनता है। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? प्लास्टिक, टेक्सटाइल, रबर एक्सेट्रा। नीचे में लिखा एल्कीन्स रेडिली अंडरगो पॉलीमराइजेशन। एल्कीन्स readily undergo polymerization. Alkenes readily undergo polymerization in the presence of catalyst. In the presence of catalyst. In the presence of catalyst. ठीक है, चलो पहले इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसमें ए करके लिख लेना, ए पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन मिलेगा। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इसमें हाइफन डाल के लिखो। व्हेन इथीन इज हीटेड टू 473 केल्विन, व्हेन इथीन इज हीटेड टू 473 केल्विन, when ethene is heated to 473 Kelvin under a pressure of 1500 atm, when ethene is heated to 473 Kelvin
under a pressure of 1500 atm, under a pressure of 1500 atm, and in the presence of traces of oxygen, and in the presence of traces of oxygen, trace मतलब कम क्वांटिटी में है ऑक्सीजन, traces of oxygen, comma, it undergoes polymerization, it undergoes polymerization, it undergoes polymerization to form polythene, to form polythene, polythene, polythene. रिएक्शन लिख लो इसका, presence of trace of oxygen, it undergoes polymerization, comma देखिए, it undergoes polymerization to form polythene, it undergoes polymerization to form polythene. ठीक है, रिएक्शन लिख लो ये वाला. n मॉलिक्यूल्स लिया आपने इथीन के, है ना, सामने n लगाए मतलब n मॉलिक्यूल्स लिए इथीन के, और ये जुड़ कैसे रहे, देखो जहां उनकी डबल बॉन्ड है ना, आप ये सोचिए वो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर आजू बाजू चली गई और वहीं से वो आगे अगले अगले इथीन मॉलिक्यूल के साथ लिंक होते जा रहे हैं, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इससे ये ब्रैकेट में लगा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर का जो यूनिट है वो हमारा मोनोमर है और यही n टाइम्स रिपीट होगा तो बन जाएगा पॉलीथीन. ठीक है, तो लिख लो उसका रिएक्शन. बॉन्ड कि वो और आगे कनेक्ट होगा, ऐसे ही यूनिट से वो कनेक्ट होता रहेगा ना. तो ये बता रहा है बॉन्ड है, क्योंकि आप देखो ना ये हमारा क्या कार्बन, ये जो लिखा हुआ है, क्या कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं क्या, चार बॉन्ड बना रहे हैं क्या, नहीं, 2 हाइड्रोजन के साथ बना, 1 कार्बन के साथ बना, तो ये बॉन्ड खाली है कि कोई और आकर वहां पर अटैच होगा. ठीक है, हाँ ये रिएक्शन लिख लो, यही हमारा पॉलीथीन. ठीक है, तो इसका यूज आपको पता ही है पॉलीथीन का, है ना, ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट लिखना प्रोपीन, एक प्रोपीन का भी करते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन. ठीक है, इसमें डायरेक्टली रिएक्शन लिख लो, n मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन. ठीक है, इसमें वो लिखना कंडीशन, पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स अपन एक पेरोक्साइड का नाम पिछली क्लास में ही पढ़ा था, बेंजोइल पेरोक्साइड, जिससे अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करवा रहे थे, तो वो पेरोक्साइड भी ले सकते हैं. पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे और एक या फिर एक कैटलिस्ट लेंगे जिसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZIEGLER, जिगलर नाटा कैटलिस्ट. जिगलर नाटा कैटलिस्ट. अब देखो इसमें कैसे करोगे बॉन्डिंग, जैसे यहां पे तो चलो 2 ही कार्बन थे तो दोनों तरफ बॉन्ड चली गई, अब यहाँ पे तो ये दोनों कार्बन है तो यहाँ की बॉन्ड तो यहाँ चले जाएगी, ये वाली बॉन्ड कहाँ जाएगी, तो ये जो है ना ये चला जाएगा ब्रांच में, मतलब कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना, CH, और यहां से बॉन्ड हटेगी तो एक सिंगल ही बचेगी ना, जैसे यहां सिंगल ही बची है, और यहां क्या है हमारे पास CH2, ये चला जाएगा इधर ब्रांच में. ठीक है, और यहां लग जाएगा ऐसा ही जो वहां लगा हुआ है. समझे, क्लियर है ये. मिथिल के पास, उसके पास क्यों, देखो उसकी तो 4 बॉन्ड बनी हुई है ना, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बनी हुई है, जिसके बॉन्ड कमी है वहीं से जुड़ेंगे ना वो आके, तो ऐसा जुड़ता जाएगा. ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन. नहीं नहीं, आप लोग पीवीसी सुने हो, पीवीसी फुल फॉर्म, ये पाइप्स वगैरह बनते हैं इसके, पीवीसी पाइप्स बोलते हैं, है ना, ऐड भी आता है पाइप का. तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड. अब विनिल क्या होता है समझना, विनिल मतलब ना इस वाले कार्बन को, इसको विनिल बोलते हैं, ये जो 2 बॉन्ड आपको दिख रही है ना, ये विनिल ग्रुप कहलाता है, इसमें लग जाता है क्लोरीन, ये बन गया आपका विनिल क्लोराइड. क्या है ये, तो इसका रिपीटिंग यूनिट बनेगा. अब ये कैसे कनेक्ट होगा, जैसे ये हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये Cl चला जाएगा नीचे, बॉन्ड बनाने के लिए वो जगह दे देगा ना,
कि यहां बना लो बॉन्ड, मेरा तो बॉन्ड कंप्लीट है, मैं नीचे चले जाता हूं जैसे ये गया, और यहां से बन जाएगी इसकी ऐसी बॉन्ड। दिस इज पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। ठीक है, नोट में नाम लिख लो और फॉर्मूला लिख लो, बस इसका नोट करके लिख लो, पीवीसी, नाम लिख लेना पॉलीविनिल क्लोराइड, और ये फॉर्मूला लिख लो बस उसका। इसके प्लास्टिक बॉटल्स भी बनते हैं पीवीसी के, सिरिंज बनते हैं, जो हमारे इंजेक्शंस की सिरिंज होती है ना, वो बनती है, पाइप्स बनते हैं, रेनकोट बनते हैं। ठीक है, तो इतना है हमारा एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन खत्म हुआ, तो हमारे 4 सेट ऑफ रिएक्शन हो गए हैं, दोनों का प्रिपरेशन, दोनों की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चालू करेंगे अल्काइंस, हैंड डाल लीजिए। अल्काइंस, थर्ड टाइप का हाइड्रोकार्बन अल्काइंस, जिनमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, ऐसे लिख लो शॉर्ट में आप लोग भी, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, जहां पे n का वैल्यू शुरू होगा 2 से। ठीक है, इसमें हमारे जो कार्बन होते हैं वो क्या हाइब्रिडाइज होंगे, sp। हाँ, तो कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड, ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, और वो sp हाइब्रिडाइज कैसे दिखते हैं, s और p हो रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन, तो दो नई बनेंगी, और वो दो नई को अपन क्या नाम देते हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। दिस इज वन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज अनदर sp हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना। इनके अभी भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचे हुए हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। p3 होते हैं ना, तो एक ही मिला है अभी, तो दो तो बचे हुए हैं ना, तो वो दो, एक ये वाला है और एक ऐसा वाला। ठीक है, ये दोनों कैसा, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये जो बचा कुचा ये क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अपन इथाइन बना सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इसके साथ तो सिग्मा ही बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो। ठीक है, बना लो ये भी स्ट्रक्चर शॉर्ट में ही। डन। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। ये एटलीस्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, आप लोग भी ऐसे ही लिखे हो क्या, सुधार दिए थे, मेरा नहीं सुधरवाए, तो आप लिखते रहो गलत, हम तो अपना लिखेंगे सही। हाँ, चलो नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखना है इसमें। alkynes are less reactive towards alkynes are less reactive than alkenes, alkynes are less reactive than alkenes towards addition reaction, towards addition reaction, alkynes are less reactive than alkenes towards addition reaction। एडिशन ये भी देंगे ना, जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते ही हैं, और सैचुरेटेड वाले सब्स्टिट्यूशन, पर ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, फुल स्टॉप। अल्काइंस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अल्काइंस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू देयर लीनियर स्ट्रक्चर। अल्काइंस
डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू देयर लीनियर स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोले तो क्या, वो सिस ट्रांस जो हमारे एल्कीन्स क्यों कर रहे थे, क्योंकि देखो एल्कीन में वो डबल बॉन्डेड एल्कीन थे ना, तो उनकी ज्योमेट्री कैसी थी, ट्राइगोनल प्लेनार। अपन लगा रहे थे ना ऐसा ब्यूट टू बनाए थे लाइक दिस, ये हमारा सिस, ये ट्रांस था और ये वाला क्या था हमारा सिस। तो क्योंकि इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार थी, देखो ना ट्राइगोनल प्लेनार थी, इसलिए ये सिस ट्रांस टाइप का आइसोमर्स बना पा रहे थे। बट इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, तो ये सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कुछ नॉमेनक्लेचर के कुछ एक आध नाम यहां पे लिख रहा हूं, उसके नाम बस लिख करके आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर को देख करके। CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जो जो आपको नाम बनते जा रहे हैं उसको लिख लिख के आगे बढ़ते चलो, और नहीं बन रहे तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो बनाओ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। मतलब अच्छा, डबल बॉन्ड को नंबरिंग के लिए ना, हाँ डबल बॉन्ड लिखाएगा भी पहले वही फर्स्ट, मतलब इन आइन होगा, अगर दोनों है तो इन देन आइन। पहले वाले का लिख लिए नाम, 3 मिथिल, हाँ 3 मिथिल ब्यूट 1 आइन। हम नंबरिंग वहां से चालू करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर मिले। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता ना तो फिर इसका नाम क्या होता, 2 मिथिल ब्यूटेन, तब वहां से करते चालू है ना जहां से ब्रांच को कम नंबर मिले। तो जैसे जैसे अपन ब्रांच के बाद बॉन्ड पढ़े, बॉन्ड के बाद फंक्शनल ग्रुप पढ़े, तो वैसे वैसे हमारा प्रेफरेंस चेंज होता गया। सिर्फ ब्रांच कर रहे थे तो ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड आ गई तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हम। मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता तो हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते। ठीक है, हाँ सेकेंड वाला, 1 2 3 4 5 6, 1 and 5 हेक्स, हेक्स होगा ना। और नंबरिंग मैंने अभी बताया कोई डबल बॉन्ड को कम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे अपन, तो हेक्स क्या लिखे हो, हाँ 1 इन का पूरा इन पूरा मत लिखना ना, इन का ई हटा देंगे। हेक्स 1 इन 5 आइन, हेक्स 1 इन 5 आइन, ठीक है। और ये पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म ये भी चेन शो करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म होगा जैसे कि एल्केन करते थे, है ना। पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे ये, क्योंकि इनके पास भी ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी तो ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन बन सकता है, तो पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे ये। एग्जांपल्स लिख लो, एक आपका हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये ब्यूट 1 आइन हो गया। और यही बॉन्ड मैंने अगर यहां बीच में लगा दी होती तो ये हो जाता आपका ब्यूट 2 आइन। और अगर इसी में मैंने एक कार्बन को भी उठा करके ब्रांच में कर दिया होता तो ये हो जाता 2 मिथिल प्रोपाइन। ठीक है, तो ये इन दोनों के साथ क्या है, चेन आइसोमर, दिस टू आर या दिस टू आर चेन आइसोमर्स, दिस टू आर पोजिशन आइसोमर्स। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो ये एक H, ये H3 और ये H3, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के नाम दे दो 1 2 and 3, ताकि आप नीचे लिख सको कि 1 and 2 आर चेन आइस, सॉरी पोजिशन आइसोमर्स, लिख लो नीचे।
1 and 2 are position isomers. फिर 1/2 and 3 are chain isomers. ठीक है, हाँ। जो मिड में है, अच्छा हाँ, 3 2 5 हो गया ना, तो फिर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा फिर। तो इसका कुछ और एग्जांपल लेता हूं मेरे को, है ना। 5 कार्बन का ले लेते हैं। ये एक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ करके लिख लो, फिर इसको हटा दो। फिर थर्ड एंड फोर्थ आर चेन आइसोमर्स। बाकी हाइड्रोजन भर लेंगे, यहां पे एक आएगा, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे एक, यहां पे 3 और यहां पे भी 3, यहां पे एक, यहां पे नहीं आएगा, इधर फिर 2 2 और 3। नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन, और उसका नाम हो जाएगा 1 2 3 3 मिथिल ब्यूट 1 आइन, 3 मिथिल ब्यूट 1 आइन, एंड ये पेंट 1 आइन, ठीक है। डन। एक और लिखना है इसका, रिंग रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। कैसे होंगे रिंग चेन आइसोमर, देखना यहां पे आप लिख रहे हैं प्रोपाइन, ये प्रोपाइन हो गया, और इसी को अपन साइक्लोप्रोपीन भी लिख सकते हैं। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, C3H4, और यहां पे भी देखो, अगर यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया है, तो यहां पे तो दो हाइड्रोजन है, 3 कार्बन तो है ही, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, और इनके पास एक एक ही बचा, तो 4 हो गए। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट एक रिंग है और एक चेन है, तो रिंग चेन आइसोमर। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ साइक्लोप्रोपेन होता अगर तीनों सिंगल बॉन्ड होती, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन, 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 ठीक है। और एक और लिखना फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं, क्योंकि वो एल्केन के अलावा जितने भी हैं सब फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक अपना बन रहा है ब्यूट 1 आइन, ठीक है। फिर इसी में अपन ऐसा भी बना सकते हैं कि अपन ने जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे लगा दी दो जगह, फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखो C4, इसके पास एक रहेगा, इसके पास एक भी नहीं, इसके पास 2 और इसके पास 3, कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। इसी में तो CH2 ऐड किया तो ये आ गया ना C3H4 में। इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर 2 3 4 5 6, यानी ये भी क्या है C4H6, बट ये है ब्यूट 1 आइन, और ये क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटा लिखेंगे ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। ब्यूटा 1,3 डाइईन। ये इसके कारण लिख रहे हैं, डी के कारण, वरना सिर्फ इन होता तो अपन ए हटा देते, ठीक है। वॉवल से शुरुआत नहीं हो रहा ना, वो डी आ गया, तो ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक। चलो प्रिपरेशन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन डालना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें 2 ही मेथड है ना। चलो फर्स्ट लिखना, by the action of water, first by the action of water on, by the action of water on calcium carbide, by the action of water on
calcium carbide, by the action of water on calcium carbide. इसमें लिखो हाइफन डाल के इथाइन, इथाइन। अच्छा, इथाइन का कॉमन नेम भी लिखना इंपॉर्टेंट है। इथाइन का कॉमन नेम दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिलीन। जैसे कि इथीन का कॉमन नेम इथिलीन होता है। इथीन का कॉमन नेम इज, इथीन है ना हमारा फर्स्ट मेंबर एल्कीन फैमिली का, इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन। वैसे ये होता है एसिटिलीन, ठीक है। हाँ, इथाइन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, इथाइन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी as well as on a commercial scale, as well as on a commercial scale, as well as on a commercial scale, by the action of water on, by the action of water on, by the action of water on calcium carbide, calcium carbide, by the action of water on calcium carbide. रिएक्शन लिख लो। हो गया? नीचे मिनट ना, the calcium carbide is obtained by heating, calcium carbide is obtained by heating limestone, by heating limestone with coke, limestone with coke at 2275 Kelvin, 2275 Kelvin. ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को तो बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना। इसको हीट करेंगे तो मिलेगा आपको CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन हम क्लास 10th में ही पढ़ते थे ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 2275 केल्विन, ठीक है। इसी के फर्दर ये जो CaO बना है ना, ये CaO ही हमारे जो कोक लिखे, कोक मतलब कार्बन ही होता है, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ग्राफाइट हो गया, सब में हम क्या लिखते हैं? कार्बन। ये बनाता है आपका कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 प्लस CO। बैलेंस करना पड़ेगा, 1 2 3। हाँ, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड हम ऊपर यूज कर रहे हैं वो कहां से निकालते हैं अपन? इस प्रोसेस से, ठीक है। ओके, नीचे लाइन में लिखना, एक नोट करके पॉइंट लिखो, एक नोट, नोट। एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस मतलब इथाइन गैस ना, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस्ड, acetylene gas produced is collected over water, is collected over water, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी ना, तो आप इसको पानी में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज कलेक्टेड ओवर वाटर। देखो ये ऐसा कुछ एक सेटअप होता है जिसमें ना आप वाटर को एक बीकर में रखते हैं और एक और ऐसा इन्वर्टेड ट्यूब को यहां रखते हैं जिसमें पानी भी ऊपर तक भर जाता है पूरा फुल, ठीक है। जहां भी आपका ये सेटअप होगा जहां पर इथाइन गैस बन रही होगी, उस सेटअप से एक डिलीवरी ट्यूब जिससे वो गैस आप पास करा के पानी में कलेक्ट करोगे, ठीक है। वरना वो गैस उड़ ना जाए इसलिए अपन को कलेक्ट करने के लिए ऐसा सब सेटअप करना पड़ रहा है। तो जो भी गैस वहां से आ रही होगी, हमारी एसिटिलीन गैस यहां से आएगी, ठीक है, और वाटर से लाइटर होने के कारण ये ऊपर जाएगी और वाटर जो ऊपर तक भरा था वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको जगह देगा पानी रहने के लिए। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर का नीचे डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, बीकर में लेवल राइज हो जाएगा, यहां का पानी कम हो जाएगा, और यहां जो आपको खाली जगह दिख रही है वो एक्चुअली खाली नहीं होगी, उसमें क्या होगा? एसिटिलीन गैस, उसमें क्या होगी? एसिटिलीन गैस होगी, ठीक है। ऐसे ही अपन वहां भी तो करते थे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे, जब
वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम 2 इलेक्ट्रोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखते थे और टेस्ट ट्यूब में पानी पूरा ऊपर तक भरा रहता था। धीरे धीरे H2O2 कलेक्ट होता था, तो एक में आपको ज्यादा जगह खाली दिखती थी, एक में कम जगह खाली दिखती थी। एक्चुअली वो जगह खाली नहीं होती थी, उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन, और इसमें क्या होता था, O2। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसकी को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि उस गैस के कारण वाटर का नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ऊपर गैस कलेक्ट हो गई, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होती ना, इसलिए अपन वाटर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, फुल स्टॉप। दिस एसिटिलीन गैस कंटेन्स इंप्यूरिटीज ऑफ, इसको भी नोट में कंटिन्यू करना है ना, दिस एसिटिलीन गैस कंटेन्स इंप्यूरिटीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉस्फीन। ये 2 इंप्यूरिटी होती है हमारे एसिटिलीन गैस के अंदर, जो इस मेथड से अपन ने बनाया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंप्यूरिटीज। एक क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है वो, H2S, और एक है हमारा फॉस्फीन, जो कि होता है PH3। जैसे अमोनिया होता है ना, NH3, वैसे अमोनिया के नाइट्रोजन के ग्रुप का एक और एलिमेंट कौन होता है, फॉस्फोरस होता है, तो वो भी इसी टाइप का कंपाउंड बनाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फीन। ठीक है, तो क्या लिखे, contains impurity of hydrogen sulfide and phosphine due to the contaminations of calcium sulfide and calcium phosphide, calcium sulfide and calcium phosphide। ये 2 नाम की इंप्यूरिटी पहले से हमारे कैल्शियम कार्बाइड में थी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड इन कैल्शियम कार्बाइड, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब ये दोनों इंप्यूरिटी पहले से हमारे कैल्शियम कार्बाइड में थी, आपने जैसे ही इसमें वाटर मिलाया तो इथाइन गैस तो बन गई, और साथ में ये दोनों इंप्यूरिटी भी आ गई, क्योंकि इसका सल्फाइड H के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, इसका फॉस्फाइड H के साथ मिलके फॉस्फीन बना लिया। तो ये 2 इंप्यूरिटी के नाम है जो किसमें प्रेजेंट है, इथाइन में, और ये 2 इंप्यूरिटी के नाम थे जिससे वो आई हैं इंप्यूरिटीज, और ये दोनों किसमें थी, कैल्शियम कार्बाइड में। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, इन दोनों को हटाना जरूरी है, हमें प्योर इथाइन गैस चाहिए, तो इन दोनों को हटाना जरूरी है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, H2S इज रिमूव्ड बाय, हाँ नोट में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, नोट को ही। H2S is removed by bubbling. Hydrogen sulfide is removed by bubbling the gas. Hydrogen sulfide is removed by bubbling the gas through an acidified solution of hydrogen sulfide is removed by bubbling the gas through an acidified solution of copper sulfate. While phosphine is removed by passing the gas through bleaching powder। ऐसे अपन दोनों को हटाते हैं, इसके लिए कॉपर सल्फेट और इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसके सेटअप में अपन जहां पर हम कंबाइन करवा रहे होंगे, मान लीजिए आपका ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हमने कैल्शियम कार्बाइड में ऊपर से वाटर ऐड किया। ठीक है, एक फिसल फनल ले लेंगे, फिसल फनल में आप ऊपर पानी भर के रखोगे, पानी धीरे धीरे बूंद बाय बूंद गिरता जाएगा और इथाइन गैस बनती जाएगी, और यहां पर एक और डिलीवरी ट्यूब रहेगा। अब ये सीधा पानी में नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर इंप्यूरिटी है। ये जो इथाइन गैस बनी है ये प्योर इथाइन गैस नहीं है, इसके अंदर क्या है, वो दोनों इंप्यूरिटी है, हाइड्रोजन सल्फाइड की और फॉस्फीन की। तो अब अपन इस गैस को पहले पास करेंगे 2 बीकर से, एक बीकर में होगा कॉपर सल्फेट, और फिर यहां से पास होके वो जाएगा दूसरे बीकर में जहां पर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो जितनी भी दोनों इंप्यूरिटी है वो यहां से हट जाएंगी, एंड देन फाइनली इट इज कलेक्टेड ओवर दिस कंटेनर। समझ जाएगा, तो इस कंटेनर और इस
कॉनिकल फ्लास्क के बीच में, है ना, इस कंटेनर और कॉनिकल फ्लास्क के बीच में ये दो कंटेनर और होंगे जिनसे हम अपनी दोनों टाइप की इंप्योरिटी को रिमूव करेंगे फ्रॉम इथाइन गैस। ठीक है, चलो ये आपका हुआ फर्स्ट मेथड। सेकेंड लिखना, सेकेंड मेथड बाय, सेकेंड मेथड ये नोट कंप्लीट, फर्स्ट मेथड कंप्लीट, सेकेंड एंड लास्ट मेथड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, by dehydrohalogenation of, by dehydrohalogenation of, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, हमने याद करेंगे किसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया था हमने, हमने अपने हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया था इफ यू रिमेंबर, जिसमें अल्फा कार्बन से हेलोजन निकला था और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला था, और इससे क्या हो गया थी, दोनों के बीच में क्या बन गई थी, डबल बॉन्ड। क्योंकि जब ये रिमूव होता है, एलिमिनेशन हो चुका है, तो ये कार्बन की एक एक बॉन्ड कम हो गई ना, तो उसको ठीक करने के लिए दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो बन गया एल्कीन। अब अभी हमने क्या लिखा, हेडिंग बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, आगे अच्छा नहीं लिखे हो, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। अब देखो डाई हेलो एल्केन्स में क्या होगा, ये आपका दो हेलोजन है, ब्रोमीन ब्रोमीन, इसके पास H, इसके पास H, बाकी ये H होगा। ठीक है, तो आप सोचो कि एक बार ये निकलेगा, ये बीटा हाइड्रोजन, फिर ये निकलेगा, ये बीटा हाइड्रोजन, तो पहले इससे निकलने के बाद डबल बॉन्ड बन जाएगी, फिर एक और निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। समझ रहे हैं क्या, इसलिए अपन डाई हेलो एल्केन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो बार हेलोजन निकालना है ना, वहां सिंगल हेलोजन निकाले तो एल्कीन बन गया, तो अगर आपको एल्कीन बनाना है तो आप सिंपल हेलो एल्केन लोगे, उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दोगे, और अगर आपको एल्काइन बनाना है तो आप डाई हेलो एल्केन लोगे, जिससे हेलोजन हाइड्रोजन हेलोजन हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां पे क्या आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। वहां हम क्या लेते थे, अल्कोहलिक KOH, तो यहां भी वही लेंगे, है ना, बट इसके ड्रॉबैक है वो अपन ड्रॉबैक लिखेंगे, फिर एक और नया रिएजेंट समझेंगे। ठीक है, तो नीचे लिखना, अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलोएल्केन्स, विसिनल याद है, विसिनल आजू बाजू वाले, हालांकि जेम से भी बन जाएगा, जेम से बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा जेम से, ये दोनों Br हैं, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, अल्फा बीटा यही पॉसिबल है, तो जेम से भी बन सकता है। ठीक है, हमें मतलब है डाइहेलोएल्केन से, तो एल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलोएल्केन्स, विसिनल डाइहेलोएल्केन्स और जेम डाई हालाइड्स या डाइहेलोएल्केन्स, जेम डाई हालाइड्स दोनों से बना सकते हैं, कॉमा बाय हीटिंग देम विथ एन, by heating them with an, by heating them with an alcoholic solution of potassium hydroxide, alcoholic solution of potassium hydroxide, alcoholic solution of potassium hydroxide। रिएक्शन लिखते हैं, पहले पहले तो KOH के साथ ही बनाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, CH2Br plus alcoholic KOH will give you acetylene, ethyne plus 2 KBr plus 2 H2O। हो गया, डन है सर। तो ये दो स्टेप में हो रहा है, पहले डबल बॉन्ड बन रही है, एक Br और एक H हटने के बाद, और फिर सेकंड स्टेप में आपका एक और HBr हट रहा है तो आपका इथाइन बन रहा है, तो दो स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में लिख लो, फर्स्ट स्टेप CH2Br, CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो फर्स्ट बन रहा है आपका CHBr, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड, इसका ब्रोमीन हटाए तो इसका क्या हटाएंगे,
हाइड्रोजन। समझ आएगा? इसका नाम क्या होगा? वापस से लिख रहा हूं इसको। इसका नाम क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr। इस टाइप का ग्रुप अभी देखे थे ना पीछे अपन, पीवीसी बनाए थे तो। हाँ ब्रोमोइथिन ठीक है, तो बाकी एक और नाम देखे ना, पीवीसी बनाए थे तो विनिल क्लोराइड था वो। ये क्या हो जाएगा? विनिल ब्रोमाइड। मैंने कहा था ना ये विनिल होता है, इसका नाम लिख लेंगे विनिल ब्रोमाइड। विनिल ब्रोमाइड। तो फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा, इसकी तो अच्छी यील्ड मिलेगी, गुड यील्ड लिख लेना ब्रैकेट में, गुड यील्ड। ये अच्छे से बनेगा फुल क्वांटिटी में, ठीक है? क्योंकि अपन अभी हेलोएल्केन का ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाए हैं, और वही अपन वहां भी करवाते थे हेलोएल्केन का। बट अब आप जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाओगे वो किसका होने वाला है? विनिल ब्रोमाइड का। समझ रहे क्या? जो कि थोड़ा सा अनरिएक्टिव टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसका यील्ड उतना अच्छा नहीं आएगा। तो नीचे एक स्टेप, सेकंड स्टेप भी लिख लो। अभी करवा तो लेते हैं, फिर नीचे लिख देंगे कि इसका यील्ड अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? सेम अल्कोहलिक KOH आपको मिल जाएगा इथाइन। ब्रैकेट में लिखना पुअर यील्ड, पुअर यील्ड, पुअर यील्ड। ठीक है? अब उसका नीचे लिख देते, रीजन क्या है उसका नीचे लिखना। नीचे as vinyl bromide is a highly unreactive molecule, as vinyl bromide is a highly unreactive molecule, as vinyl bromide is a highly unreactive molecule, so on heating with alcoholic KOH, so on heating with alcoholic KOH, so on heating with alcoholic KOH, it does not easily lose, it does not easily lose, it does not easily lose HBr, it does not easily lose HBr to form ethyne, to form, it does not easily lose HBr to form ethyne. Thus with alcoholic KOH, thus with alcoholic KOH, the yield of ethyne is low. The yield of ethyne is low. The yield of ethyne is, मतलब प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है? The yield of ethyne is low. अब देखो आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बनेगा ही ना। पहले स्टेप में अगर आपने अल्कोहलिक KOH यूज किया तो ये तो बनेगा ही, तो आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि, और ये कम रिएक्टिव है ना, ये कम रिएक्टिव है, पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको इथाइन चाहिए। इसी का आपको डिहाइड्रोलाइजेशन कराने से इथाइन मिलेगा, तो क्यों ना हम इसकी जगह कोई एक स्ट्रॉन्गर बेस ले लें, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस ले लेते हैं, जो इसकी यील्ड को थोड़ा सुधार देगा, ठीक है? तो उसके लिए एक लाइन लिखिएगा, देयरफॉर टू ऑब्टेन इथाइन इन गुड यील्ड, देयरफॉर टू ऑब्टेन इथाइन इन गुड यील्ड, देयरफॉर टू ऑब्टेन इथाइन in good yield from vinyl bromide, from vinyl bromide, vinyl याद रहेगा ना वर्ड, from vinyl bromide, comma, a much stronger base, a much stronger base than alcoholic KOH, a much stronger base than alcoholic KOH, such as NaNH2, NaNH2 in liquid ammonia, NaNH2 in liquid ammonia is usually used, is usually used, is usually used. चलिए अब फिर से रिएक्शन करवाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन CH2Br प्लस, सॉरी, CH2Br। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम अल्कोहलिक KOH ही लेंगे, इससे हमारी यील्ड खराब नहीं होती है, जो विनिल ब्रोमाइड तो अच्छे से बनता है। तो अब फर्स्ट स्टेप में बन गया हमारा विनिल ब्रोमाइड CH2CHBr। सेकेंड स्टेप में अब ये लिख देंगे ऊपर NaNH2, उसको सोडामाइड बोलते हैं, सोडामाइड। NaNH2 इज नोन एज सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया, और यहां से आपको मिल जाएगा इथाइन विथ अ गुड यील्ड, ठीक है? तो प्रोसेस अभी भी वही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बस हमने रिएजेंट सेकेंड स्टेप में चेंज कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में अभी भी वही है अल्कोहलिक KOH, बट इन द सेकेंड स्टेप टू इंक्रीज द यील्ड हमने
सोडामाइड ले लिया है, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया किसका, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ठीक है, आप जेम डाइहाइलाइड से ही बना सकते हो, तो एक जेम डाइहाइलाइड का भी बना लो नीचे। जेम डाइहाइलाइड बोलो तो क्या हो जाएगा, दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे कर दो, मतलब CH3 फिर CHBr2, CH3 बॉन्ड CHBr2, सेम अगेन पहला स्टेप एल्कोहलिक KOH। ठीक है, सेम यही तो बनेगा, है ना। बस फर्क इतना है कि अभी अपन ने एक से Br दूसरे से हाइड्रोजन लिया था, अभी दोनों स्टेप में हम Br एक ही से लेने वाले हैं, क्योंकि दोनों Br तो एक ही जगह पर है ना। अरे समझे कि नहीं, 1 2 3 4 है ना, तो आप एक बार हाइड्रोजन यहां से लोगे, Br यहां से, अगले बार भी Br यहां से, हाइड्रोजन यहां से। ठीक है ना, तो वही फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, एंड हमें मिल जाएगा इथाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट लाइन डाल देना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, फिजिकल सारी एल्कीन जैसी ही है, सॉल्युबल नहीं होंगे पानी में, शुरू वाले गैसेस होंगे, बाद वाले लिक्विड होंगे, और बाद वाले सॉलिड होंगे। ठीक है, जैसे हमने वहां लिखा है सारी चीजें। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी जो उसमें लिखे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो एल्केन अल्कीन अल्काइन सभी नॉन पोलर है, तो सबका नेचर वैसे ही होगा बॉन्डिंग का, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन हाइन डाल के छोड़ दो, और इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज है, देन बेंजीन का यही काम